हाँ, नमस्कार बच्चों, मैं आलोक कुमार एशियन आरसी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के सामने कक्षा 12 गणित विषय लेकर उपस्थित हुए हैं। आज की टॉपिक है सारणी के प्रारंभिक गुणधर्म, इन्वेंटरी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। इसमें नंबर 1 पॉइंट है, आपको जो गुणधर्म हम बता रहे हैं ये आप कंठस्थ कर लेंगे। इनकी सहायता से आपके सारणी वाले चैप्टर में बड़ी सुविधा मिलेगी, बहुत फास्ट काम होगा। ये आपके सवाल आगामी परीक्षाओं में जो कंपटीशन होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं, पहला है इसका पहला गुणधर्म, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ, किसी सारणी के किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस सारणी का मान शून्य होता है। उस सारणी का मान शून्य होता है। जैसे हम कहते हैं आपका ए आपका 0 0 है और 2 4, देख रहे हैं आप? यह आपका एक सारणी है, किस क्रम का है? द्वितीय क्रम का है। इसका हमने बताया ना, या तो पंक्ति का या तो स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो। देखिए आपने क्या है, यह अवयव शून्य है पहला, और दूसरा अवयव शून्य है दूसरी पंक्ति का, और पहली पंक्ति का पहला अवयव शून्य है, तो इस सारणी का मान शून्य होगा। अभी आपको हम दिखा देते हैं कैसे शून्य। तो आइए देखते हैं, जैसे भी इसका प्रसार आप करेंगे क्या मिलेगा? या शून्य का गुणा करेंगे 4 में तो शून्य होगा, माइनस इसका गुणा करेंगे शून्य तो शून्य, कितना हो गया? शून्य प्राप्त हो गया। अर्थात किसी सारणी का और पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य है तो सारणी का मान क्या होता है? शून्य होता है। दूसरा, इसकी दूसरी पॉइंट, दूसरा गुणधर्म है, यदि किसी सारणी की पंक्तियों का स्तंभों में तथा स्तंभों का पंक्तियों में परिवर्तन कर दिया जाए तो उस सारणी का मान नहीं बदलता है। ठीक है ना? जैसे हम ये कर दें, देखिए एक सारणी है 2 3 4 5, यानी किसी सारणी के पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी उसका मान नहीं बदलता है, पहले वाला ही मान प्राप्त होता है। जैसे इसका कितना हुआ? 10 मिला और माइनस 4 के 12, अर्थात क्या? -2 प्राप्त हुआ ना। अब चलिए भाई इस गुण के अनुसार किया जाए, इस पंक्ति को हम स्तंभ बदल दे रहे हैं, 2 3 और यह 4 5, कितना मिला? यह हो गया 10 और -4 के 12, कितना मिला? -2। तो 2 गुण आपने देख लिया। आइए देखते हैं तीसरा गुण, तीसरी प्रॉपर्टीज है सारणी के, तो ये दोनों याद रखिएगा। तीसरा है, यदि सारणी की किन्हीं 2 समांतर आसन्न पंक्तियों विनिमय कर दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे हम ले लिए 2 3 4 और 5 ही ले लिया। तीसरा पॉइंट है, यदि किसी सारणी के किन्हीं 2 आसन्न पंक्तियों और स्तंभों को, आसन्न मतलब एक दूसरे की बगल वाला, आपस में परिवर्तन, इंटरचेंजिंग, यानी इस वाले को यहाँ पर और इस वाले को यहाँ पर, या इस पंक्ति को इस जगह और इस पंक्ति को इस जगह कर दिया जाए, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ इसका साइन अर्थात चिन्ह बदल जाता है।
अगर धन है तो माइनस प्राप्त होगा और माइनस है तो धन प्राप्त होगा। ठीक है ना? देखिएगा बाबू, इसका मान कितना मिला पहले बता दिया जाए। 10 माइनस 4 12 अर्थात -2 प्राप्त होगा। लेकिन गुण के आधार पर यदि कहा जाए, इनको क्या बदलना था, मैं इसको यहाँ बुला लेता हूँ, इसको यहाँ बुला लेता, या 3 आ गया 5 आ गया और ये यहाँ पर चला गया 2 और 4, इंटरचेंजिंग कर रहा है, एक दूसरे को बदला जा रहा है। इसको यहाँ पर क्या मिलेगा, यह 4 दिया 12 माइनस 5 गुना के 10 बराबर कितना मिला, 12 से 10 जाएगा तो क्या हुआ, उसके मान में कोई परिवर्तन हुआ नहीं, यह भी तो था यह भी तो था, सिर्फ इसका साइन चेंज हो गया, यह ऋण था और यह क्या है, धन आया। इस तरह से अगली प्रॉपर्टी नंबर 4 आपकी है। 3 प्रॉपर्टी आपने देखा है, इसको एकदम ध्यान से देखिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 है, किसी साड़ी में किन्हीं 2 पंक्तियां सरसम हो तो उस साड़ी का मान 0 होता है। नंबर 4 है, किसी साड़ी में 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ सरसम हो मतलब बराबर हो, उस साड़ी का मान क्या होता है, 0 होता है। जैसे मैं इसमें आपका 3 वाला लेकर दिखा देता हूँ, 1 2 3 और 4 5 6 और आपका 1 2 3। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, 2 पंक्ति बराबर है, इसमें चाहे इतना मान होगा आपको 20 25 30 35 12 जो भी हो, लेकिन आप याद रखिएगा एक पंक्ति पहली और तीसरी पंक्ति आपस में बराबर है। इसका मान पूछा जाए तो देखते देखते बता दो उसका मान क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं, एक आप मैं इसको प्रसार कर रहा हूँ, 1 के पद 1 हो गया, समाप्त हो गया ना, 5 दिया 15 माइनस 7 की 12 हो गया और -2, इसका मान कितना मिला बाबू, ये 2 हो गया, यह पूरा करेंगे 4 दिया 12 माइनस 6 अब 3 ले लिया जा +3 क्या हुआ, अब ये समाप्त हो गया, 8 माइनस 5 ये क्या मिला, 12 में से 15 में से 12 आप माइनस कर देंगे, कितना मिला, 3 मिला, 1 का गुणा में करेंगे 3 मिलेगा और 12 में से 6 निकाल देंगे 6 मिलेगा और 6 में 2 का गुणा कर देंगे तो -12 मिल गया और यहाँ 8 में से 5 निकालेंगे 3 और 3 में 3 का गुणा कर दिया गया तो 3 3 9 हो गया, 9 और यह 3 जुटेगा, दोनों धन है, 12 और -12 प्राप्त हुआ, कैंसिल हो गया, 0 प्राप्त हुआ, मिला। तो यह प्रॉपर्टी 4 थी कि यदि किसी साड़ी के 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ आपस में क्या हो, बराबर हो, तो उस साड़ी का मान क्या होता है, 0 प्राप्त होता है। एकदम सावधानी से देखिएगा, आंख और दिमाग दोनों मेरे साथ अर्थात यहाँ पर होना चाहिए, अगर दोनों में से एक भी हटा तो भाई आप पड़ जाएंगे घाटा में। ठीक, आगे देखिए प्रॉपर्टी 5 के बारे में जान लो आप। प्रॉपर्टी 5 के बारे में, प्रॉपर्टी 5 है कि किसी साड़ी के एक पंक्ति या स्तंभ में किसी अचर राशि से गुणा कर दिया जाए तो उसके मान में भी उसी संख्या से गुणा हो जाता है। 5 क्या था भाई, हमने कहा किसी साड़ी, जैसे हम दे दिए यहाँ पर A B C D ABC, करें किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में किसी संख्या से गुणा कर दे, ठीक है, तो इस साड़ी के मान में भी उसी संख्या से गुणा हो जाता है। ठीक, मुस्कुराते हुए चलिए भाई, अब देखिएगा, जैसे मैं बता दूं क्या करें, जैसे इस पंक्ति में हमने गुणा कर दिया
यम से यम से, ठीक है। तो आपका प्राप्त हो जाएगा गुणनफल। इसका प्रसार करेंगे तो क्या मिलेगा, इस साड़ी में देखिएगा पूरा करेगा यम ए इंटू डी और माइनस यम बी सी, और यम माइनस नाम ले सकते हैं, क्या मिलेगा ए डी और माइनस बी सी प्राप्त होगा। बड़ा हुआ ना। अब यानी पाने वाला यह रहा होगा ए बी सी डी, इसका मान क्या है ए डी और माइनस बी सी, इसका मान ए डी माइनस बी सी है। जब हम इसके एक स्तंभ में यम से गुणा कर दिया आपने, तब क्या हुआ, यह जो साड़ी का मान है ए डी माइनस बी सी, उस मान में भी किससे गुणा, यम से गुणा हो गया। क्लियर हुआ। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं आपका, यदि यहाँ पर है, देखिएगा आगे बढ़िए, इस साड़ी में ऐसे है, यहाँ यन है, यन है, यहाँ यन है। इस यम को आप बाहर निकालेंगे और यहाँ यन को भी आप बाहर निकाल सकते हैं। क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ ए बचेगा, सी बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, बी बचेगा, और यहाँ पर डी बचेगा। इस तरह से यदि यहाँ पर ए बी सी डी सिर्फ है और हमें कह दें कि इस पंक्ति में यम से और पहली पंक्ति में यम से और दूसरे पंक्ति में यम से गुणा कर दें अपने तरफ से। जब अपने तरफ से गुणा करेंगे तो भाई नियम तो यह है कि जितना से गुणा करेंगे उतना से भाग भी करना होगा ना। अर्थात यह हुआ कि यम से और यम से करना है तो बटा में भी आपका यम करना ही होगा। सही। अब देखिए यह यम का गुणा कर लो आप, इसमें आगे बढ़ेंगे। यह एक बटा यम बाहर रहेगा, ये मिला यम से गुणा, इसमें यम ए और यम बी, और यहाँ से यन सी और यन डी, ऐसे। अब बाहर करेंगे तो यह यम आएगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी। क्लियर हो गया। ये आपका है गुण। इन गुणों का आप याद रखेंगे, सवालों में साथ करते समय बड़ी मदद मिलेगी। आप सवाल लगाते समय या तो उसका प्रसार की विधि जानते हैं, प्रसार करिए, या इन गुणों को, इनकी प्रॉपर्टी जो है उनको लगाने का प्रयास कीजिए। और कुछ बुद्धि नहीं काम करे, सवाल कैसे लगाएं तो एकदम आसानी के साथ उसका प्रसार कर दीजिए आप, वह सवाल सॉल्व हो जाएगा बिना सोचे समझे। क्लियर। अच्छा तो आगे चलिए, चलते हैं हम। आपका प्रगुण 5 नंबर देखिए, यदि किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो राशियों का योग हो तो सारणी को उसी कोटि के दो सारणिकों के योग से प्रकट किया जा सकता है। ऐसे में दो किसी पंक्ति या स्तंभ जो है योग हो, हम ले लिया आपका A1 और B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। और अभी हमने कहा यदि किसी सारणी का पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो राशियों का योग हो, योग का मतलब इसमें हम ले लेते हैं आपका अल्फा धन बीटा धन गामा, तो इनको दो सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, जैसे में ये लिखेंगे A1 B1 C1 और A2 B2 C2, A3 B3 C3 प्लस आगे यहाँ से देखिएगा, यहाँ से
अब लिखेंगे हम अल्फा और बीटा गामा, और यह हो जाएगा B1 B2 B3 C1 C2 है ना। कि अगर कोई पंक्ति या स्तंभ, ठीक है, यह दो पदों का योग है तो इस सारणी को दो सारणिकों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। अगला है 7वां पॉइंट। 7वां प्रगुण है किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों में दूसरी पंक्तियों के संगत अवयवों के सम अपवर्त जोड़ दिया जाए, उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कोई सारणी का आया है A1 B1 और C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, तो किसी पंक्ति या स्तंभ में अन्य दो के समअपवर्त जोड़ने पर, जैसे मैं इसमें ले लिया आपका L B1 और प्लस M C1, और इसमें जोड़ देंगे L B2 प्लस M C2 और L B3 प्लस M C3, ऐसे जोड़ दिया। इसका प्रसार करेंगे तो क्या होगा, यानी इसका टोटल का मान क्या मिलेगा, लिखा है कि टोटल का मान A1 B1 C1 और A2 B2 C2 A3 B3 C3, इसका मान यही प्राप्त होगा। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभी हम आपको दिखा दें कैसे नहीं होगा। चलिए भाई, इसको हम लिख सकते हैं, इस वाले को क्या लिखेंगे, अभी प्रगुण 5 का प्रयोग करेंगे। यदि योग के रूप में कोई पंक्ति या स्तंभ है तो उनको योग के रूप में लिखा जा सकता है, अलग अलग सारणी के। इसको लिख सकते हैं A1 A2 A3 और यह हो जाएगा B1 B2 B3 और यह हो जाएगा C1 C2 C3 प्लस। अभी इसके साथ लिखा हमने, अब इस वाले के साथ लिखेंगे, L लिख सकते हैं आप L B1 L B1 और L B2 L B3 और आगे B1 B2 B3 और C1 C2 C3, ये लिखिए प्लस। इसके साथ M C1 M C2 M C3 और यहाँ से B1 B2 B3 C1 C2 और C3, इतना प्राप्त हो गया। यानी कि यह तो आपका जो पत्ते रहेगा A1 और A2 A3 B1 B2 और B3 C1 C2 और C3 प्राप्त होगा। लेकिन आपका इसमें ध्यान देना है कि यह जो यल दूसरे वाले सारणी में पहले स्तंभ में प्रत्येक जगह क्या है, यल है। इन्हें हम कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लेंगे यल तो आपका यहाँ बचेगा क्या, बचेगा B1 B2 B3, इन बचेगा। अभी हम प्रगुण में पीछे पढ़े थे प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स, यहाँ देखिए B1 B2 B3 यहाँ भी है और B1 B2 B3 यहाँ भी है, अर्थात दो स्तंभ आपस में बराबर हो जा रहे हैं। इस सारणी का मान क्या होगा, शून्य हो जाएगा। जब यह शून्य होगा तो यह पूरा भाग शून्य हो जाएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। इसमें से हम यम कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा आपका C1 C2 C3, तो पहला स्तंभ और यहाँ तीसरा स्तंभ आपस में बराबर हो जा रहा है, पता है यह भी क्या होगा, शून्य प्राप्त हो जाएगा।
तो हम यह कह सकते हैं किसी साड़ी के पहली पंक्ति या स्तंभ में अन्य दो पंक्तियों व स्तंभों के सम अपवर्तों को जोड़ दिया जाए, ठीक है, या घटा दिया जाए, तो उस साड़ी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रगुण आप देख लेंगे। आगे प्रॉपर्टी ध्यान देंगे बाबू, सावधानी से पढ़िए। प्रॉपर्टी नंबर आपका 6 थी, चलिए 6 हो या 7 जो भी हो, अगली प्रॉपर्टी आपका ध्यान देंगे। यह है कि किसी साड़ी में चर निहित है तथा इस अवयव चर यक्ष में, एक मिनट, हाँ देखिए अगली प्रॉपर्टी है किसी साड़ी में यदि चर निहित है, चर निहित है, चर मतलब कोई यक्ष है और उस यक्ष की जगह कोई यक्ष बराबर ए आप रख रहे हैं, तो उस साड़ी का मान यदि शून्य प्राप्त हो जा रहा है तो हम यह कहेंगे कि यक्ष माइनस ए जो है इस साड़ी का गुणनखंड है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, यदि ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एक उदाहरण मैंने दे दिया। यदि हम यह कहें कि इस साड़ी में हम ए की जगह बी की जगह हम रख ले ए, बी की जगह क्या रख ले, ए रख ले। जब बी की जगह ए रखेंगे तो इस साड़ी का मान शून्य हो जाएगा, हो जाएगा भाई। बी की जगह यहाँ ए रख देंगे तो ए हो जाएगा और यहाँ ए स्क्वायर, देखिएगा, यानी ए हो गया, ए हो गया, ए स्क्वायर हो गया, अर्थात दो पंक्ति आपस में बराबर होंगे तो इस साड़ी का मान शून्य होगा। हम यह कह सकते हैं कि ए माइनस बी जो है इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। इसी प्रकार यदि हम b की जगह c को रखें तो यहाँ c को रख देंगे तो c स्क्वायर हो जाएगा, तब भी आपका दो पंक्ति आपस में बराबर हो जा रहे हैं। यदि b की जगह यदि c रखेंगे c स्क्वायर, इसका मान क्या हो गया, शून्य हो गया। अतः यह इसका गुणनखंड क्या होगा, b माइनस सी भी इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। ठीक है ना। अब c की जगह a रखेंगे तब भी साड़ी का मान शून्य हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं क्या भाई, c माइनस ए, यानी c बराबर ए रखने पर तो यह इसका क्या हुआ, गुणनखंड हुआ। तो इस तरह से आपका ए रही आपके साड़ी के गुण। आगे साड़ी के गुण में आप थोड़ा सा आगे हम बताएंगे आपको कैसे आंसर करना पड़ेगा एग्जाम का। जैसे मैं आपसे पूछ दूं, एक मिनट, इसका प्रसार करते समय या इसे गुण का सहारा लीजिए या आप सीधे से उसका प्रसार कर दीजिए, उसका मान आपका निकल जाएगा। ठीक है ना। आगे मिलते हैं हम आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।